लाश किसी का खून कर सकती है? मौत का कफन पहन चुके एक मुर्दे की आखिर क्यों थी पुलिस को तलाश? ये मामला अपने आप में अनोखा मामला था। जुर्म के इतिहास में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। एक ऐसे कातिल की सच्ची कहानी जिसे पकड़े जाने के बाद भी न पुलिस हथकड़ी पहना सकती थी, न कानून उसे सजा दे सकता था। वो हमेशा पुलिस से 3 सेकंड आगे होता था। ना सिर्फ उसे ये पता था कि कोई शख्स क्या करने वाला है, उसे ये भी पता था कि कोई शख्स क्या करने वाला है। खौफनाक कत्ल की एक ऐसी साजिश जिसमें 3 जिंदगियों की सांसों पर लटक गया मौत का मनहूस ताला। इस केस की सबसे अहम कड़ी वो ताला, इसकी चाबी ढूंढना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। खौफनाक कत्ल की एक ऐसी साजिश जिसमें 3 जिंदगियों की सांसों पर लटक गया मौत का मनहूस ताला। इस केस की सबसे अहम कड़ी वो ताला, इसकी चाबी ढूंढना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। गुनाह की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। चालाक और शातिर मास्टरमाइंड की ये है सच्ची कहानी। देखिए द मास्टरमाइंड। गया ताला तोड़। ताला तोड़कर बंद पड़े उस मकान में जब पुलिस दाखिल हुई तो पुलिस का सामना 4 लोगों से हुआ। 3 मुर्दा थे, 1 जिंदा था। कमाल देखिए, जो जिंदा शख्स था वो वही था जिसने पुलिस को फोन कर मौका वारदात पर बुलाया था। आमतौर पर ऐसे केस ओपन एंड शट होते हैं, लेकिन ये केस इतना आसान नहीं था। ये उलझी हुई पहेली थी जिससे पहली बार अब पुलिस का सामना हो रहा था। इंस्पेक्टर साहब देखिए उन लोगों ने मेरी बीवी का क्या हाल किया। प्रियंका उठो, प्रियंका आगे खोलो। प्रियंका मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रियंका दिल्ली के विकासपुरी इलाके में हुई इस वारदात में एक परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उजड़ गया था। घर था एक्साइज ऑफिसर अमिताभ का। कातिल जो भी था उसकी पत्नी के साथ साथ उसके 2 मासूम बच्चों को भी कत्ल कर गया था, और वो भी बड़ी ही बेरहमी से। अब सवाल ये था कि वो था कौन था इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड, और क्या थी इस हत्याकांड की वजह। अमिताभ जी, कुछ ऐसा इस केस के मुतालिक जो आप हमें बताना चाहेंगे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने शाम को ऑफिस से प्रियंका को कॉल किया, उसने नहीं उठाया। लगातार कॉल करता रहा, बेल जाती रही लेकिन कॉल आंसर नहीं हुई। मेरा दिल घबरा गया।
मैंने घर आकर देखा तो घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। साक्षी जी, जी प्रियंका को देखा आपने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? ताला लगा हुआ है, मैं जब से आया हूँ फोन भी नहीं उठा रही। पता नहीं यही कहीं होगी। बच्चे तो थोड़ी देर पहले यही क्यों खेल रहे थे। कोई नहीं, आ जाएगी। फोन भी शायद घर पे ही भूल गई हो। लेकिन फिर जब काफी देर तक प्रियंका नहीं आई तो मैं और परेशान हो गया, और उसके बाद मैंने घर के अंदर दाखिल होने का फैसला किया। फिर मैं पड़ोस के मकान की छत से अंदर गया। एक बात बताइए, घर में कुछ लूट भी हुई है? जी, प्रियंका का मंगलसूत्र और कुछ चूड़ियां। घर का और कोई सामान वगैरह? नहीं, बाकी तो कुछ नहीं। ये बात समझ नहीं आई। जब घर में कुछ लूट नहीं हुई तो एक कातिल ने गेट पे ताला क्यों लगाया? सर, हमने घर में सब कुछ चेक कर लिया। घर में कोई और लूटपाट तो हुई नहीं है। सब कुछ देख लिया हमने। अमिताभ जी, आपको किसी पे कोई शक? शक? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी पर कोई शक नहीं। प्रियंका का स्वभाव बहुत मिलनसार था, सभी से हंसती बोलती थी। घर जाने यकीन रखिए हम पर, बहुत जल्द ही कातिल कानून की गिरफ्त में। अमिताभ के घर एक ही लम्हे में कब्रिस्तान बन गया था, जिसके हर कमरे में पड़ी थी एक रिश्ते की लाश। घर के हर कमरे में एक लाश पड़ी थी। दोनों बच्चों की गर्दन बहुत बेरहमी से काटी गई थी। प्रियंका के कपड़े फटे हुए थे, जिससे शक होता था कि उसके साथ बलात्कार की कोशिश भी की गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी, लेकिन तफ्तीश की राह में सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अमिताभ ने जो कुछ कहा, क्या वो सच है? लेकिन सर, घर पर ताला तो था ही, और जब अमिताभ छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कत्ल तो पहले से ही हो चुका था। अशोक, क्या तुमने अमिताभ को छत से घर में जाते देखा? नहीं सर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हम सिर्फ उसी बात पर यकीन करते हैं जो अपनी आंखों से देखा, और जो हमने अपनी आंखों से देखा वो ये है कि जब दरवाजा तोड़ा गया तो अमिताभ वहां लाशों के साथ अंदर मौजूद था। बाकी उसने जो भी कहा वो उसने कहा। हो सकता है वो सच ना हो। और सर, फिर तो ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी साथी के साथ घर में दाखिल हुआ और उन्होंने कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया, और बाद में वो बाहर से ताला लगा के फरार हो गए। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आ रही कि इससे उसका क्या फायदा होगा? एक कातिल के लिए पुलिस को गुमराह करने से बड़ा फायदा और क्या हो सकता है? एक काम करो, ये जो कुछ भी उसने बोला है उसको वेरीफाई करो। राइट सर। पुलिस का अमिताभ पर शक लगातार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो मौकाए वारदात पर पुलिस को मिला था। घर के कीमती सामान का गायब न होना भी इस बात की निशानदेही कर रहा था कि कत्ल लूट के लिए तो नहीं हुआ। प्रियंका के कान और गले के जेवर के अलावा उस घर से कोई भी और जेवरात वहां से गायब नहीं हुए थे। ये मामला जैसा दिख रहा था वैसा नहीं था। सर, ट्रिपल मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और रिपोर्ट के मुताबिक सर प्रियंका के साथ रेप नहीं हुआ था, लेकिन उसका कत्ल सर बड़ी ही दरिंदगी के साथ किया गया, और कातिल जो भी था वो सर नफरत के जुनून में था। प्रियंका का रेप नहीं हुआ, लेकिन उसके कपड़े तो फटे हुए थे। हाँ सर, कपड़े तो फटे हुए थे,
लेकिन सर ये भी हो सकता है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया हो। ये बात है, कातिल ने गले और कान के जेवर भी इसीलिए चुराए ताकि पुलिस को लूटपाट का शक हो। बिल्कुल सर, और घर में एंट्री फ्रेंडली है और कातिल जो भी था वो घर में अक्सर आता जाता था, इसीलिए उसने वारदात को अंजाम देने के बाद इस क्राइम सीन की ड्रेसिंग की। अशोक, तुम एक काम करो, प्रियंका और अमिताभ की कॉल डिटेल्स निकालो और उसमें कुछ भी सस्पिशियस लगे तो फौरन मुझे बताना। सर। तो मासूम बच्चों और उनकी मां प्रियंका की मौत का राज लगातार गहरा रहा था। ये पता कर पाना मुश्किल हो रहा था कि उस रात क्या हुआ था, आखिर किसने मारा था प्रियंका को, और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर क्यों। तफ्तीश जैसे रात के सिहा अंधेरे में बेसुराग घूम रही थी, लेकिन पुलिस की मशक्कत रंग लाई। पुलिस को इस तफ्तीश में पहला सुराग हाथ लगा और ये सुराग पुलिस के लिए बेहद अहम था। What? प्रियंका और अमिताभ में झगड़ा हुआ था? हाँ सर, वारदात से एक रात पहले दोनों में जमकर झगड़ा हुआ था। पड़ोसियों के मुताबिक अमिताभ प्रियंका पर चिल्ला रहा था और प्रियंका भी उसे काफी भला बुरा कह रही थी। ऐसी मुद्दा क्या था? सर वो तो पता नहीं चला, लेकिन उनके झगड़े की आवाज से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि मैटर काफी सीरियस था। मुझे इस अमिताभ पर पहले से ही शक था। तुमने ठीक से चेक किया? घर में कोई मर्डर वेपन तो नहीं मिला? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं मिला, और बाथरूम के बाहर जो खून से सने पैरों के निशान मिले हैं वो अमिताभ के पैरों से मेल नहीं खा रहे। इसका मतलब इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो पैरों के निशान जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाए गए थे, या फिर इस अमिताभ के साथ दूसरा भी कोई और था जो बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। एग्जैक्टली। पुलिस को शक तो अमिताभ पर पहले से ही था, लेकिन जब पड़ोसियों ने यह बताया कि वारदात से एक रात पहले पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ था, तब ये शक और ज्यादा गहरा गया। अब पुलिस और अमिताभ के बीच सिर्फ एक सवाल खड़ा था, और वो ये कि वो अपने बच्चों को क्यों मारेगा। हमारी इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि आपका और आपकी बीवी के बीच रिश्ता नॉर्मल नहीं था। आपने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, बोलिए दी थी? अमिताभ जी, मोटिवेशन ऑफ क्राइम इज मिसिंग। न रेप हुआ, न कोई लूटपाट हुई। इंस्पेक्टर साहब, रेप हुआ या नहीं, लूट हुई या नहीं, कत्ल तो हुआ है। मेरे बीवी और बच्चे को बेरहमी से कत्ल किया गया है। आप कातिल को तलाश कीजिए कि जिसने भी मेरे बीवी बच्चों का कत्ल किया। काम डाउन, चिल्लाइए मत। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जिसने भी कत्ल किया, जो कोई भी कातिल है, वो कोई अपना ही है। जी हाँ, कातिल बड़ी आसानी से घर के अंदर दाखिल होता है, जैसे वो अक्सर या फिर रोजाना आता जाता हो। देखो, ऐसा अपना कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, या फिर आप भी हो सकते हैं। व्हाट? मैं अपने बीवी और बच्चों को कत्ल कर दी, इतनी बेरहमी से। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना हमारा काम नहीं है, हमारा काम पूछना है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका और आपकी बीवी प्रियंका के बीच रिश्ता कैसा था? एक पति और पत्नी के बीच कैसा रिश्ता होता है, ये कैसा सवाल है? सवाल है, और एक बहुत ही संजीदा सवाल है। हमारी इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि आपका और आपकी बीवी के बीच रिश्ता नॉर्मल नहीं था। आपने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, बोलिए दी थी कि नहीं? इंस्पेक्टर, जान से मार देने की धमकी देने और जान से मार देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए, खैर आप ये तो माने कि आपने अपनी बीवी को जान से मारने की धमकी दी थी। आप ये तो माने कि आप दोनों के बीच झगड़े होते थे। जी, होता था। अमिताभ साहब,
वारदात से ऐन पहले भी झगड़ा हुआ था। लेकिन क्या वजह क्या थी? मुद्दा क्या था? दरअसल प्रियंका को दूसरों के मामले में दखलंदाजी करने की कुछ ज्यादा ही आदत थी। सारी दुनिया की टेंशन अपने सर पर लेकर घूमती थी, और जब मैं उसे समझाने की कोशिश करता तो मुझसे ही उलझ जाती थी। मेरे साथ ही उसकी कहासुनी हो जाती थी, और फिर बात बढ़ जाती थी। हादसे से एक रात पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हेलो गगन, तुम्हें तो जीजा कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता? छे, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। सब कुछ सब ऐसा हुआ उसके लिए। झूठ मत बोलो गगन, प्लीज। झूठ बोलना बंद करो। ममता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी एक एक हरकत, एक एक करतूत, सब कुछ बता दिया उसने मुझे। मैं उससे पूरा खुश रखने की कोशिश करता हूँ। अब ममता को परेशानी है मुझसे, तो मैं क्या करूँ? मुझे लगता है मेरी बहन सीधी सादी भोली भाली है, तो तुम कुछ भी करोगे? हाँ, उसको बेवकूफ बना के घर के बाहर अय्याशियां करते रहोगे। लेकिन तुम्हारा ये खेल ना बहुत ज्यादा तक चलेगा नहीं, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं अपनी बहन का हक उसे दिलवा कर रहूंगी, चाहे भले ही इसके लिए मुझे पुलिस के पास क्यों न जाना पड़े। हाँ, मैं कुछ भी करूंगी, मुझे उसका हक दिलवा कर रहूंगी। दीपू, मुन्नी, तुम इससे खाओ चम्मच से, और तुम इससे खाओ दूसरी। लो, तुम अपनी चम्मच पकड़ो, चलो। तुम इससे। हेलो ममता, देखो मैं इस हफ्ते फिर से आ जाऊंगी। हाँ, मैं आ जाऊंगी ना। अरे तुमने फोन क्यों काट दिया? बस बहुत हो गया प्रियंका। दूसरों के घर के पचड़े सुलझाने के चक्कर में तुम अपने घर को नजरअंदाज कर रही हो। मैं तो सिर्फ अपनी बहन से। लेकिन मैं तो सिर्फ क्या मैं तुम्हारा पति हूँ। ये दीपू और मुन्नी तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारा घर है। लेकिन तुम्हें दूसरों के घर के पचड़ों से फुर्सत मिले तब ना। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि मैं तुम पर और बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे रही हूँ? हाँ, पहली बार अपनी जबान से तुमने सच बोला है। ये सच है। तुम ना तो मेरा ख्याल रख रही हो और ना दीपू और मुन्नी का। दूसरों के घर के। वो दूसरी नहीं है, वो मेरी सगी बहन है। मान लिया प्रियंका जी कि ममता आपकी सगी बहन है, लेकिन वो मुंबई वाला, वो कौन लगता है तुम्हारा? क्या नाम है उसका? डॉक्टर सतीश। हाँ, कभी डॉक्टर सतीश के घर के मसले सुलझाए जा रहे हैं, कभी ममता के घर के मसले सुलझाए जा रहे हैं, कभी तुम्हारा वो अय्याश जीजा, कभी अड़ोसी, कभी पड़ोसी। आखिर तुम चाहती क्या हो? ये कहानी आखिर इस घर में अमिताभ जी, प्रियंका की अपने इस जीजा से अक्सर बात होती थी। जी हाँ, मैंने प्रियंका को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुने तब ना। इसी बात को लेकर हमारे घर में झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि प्रियंका आए दिन उनको फोन किया करती थी। ये था मसला। ठीक है। अमिताभ ने जो थ्योरी पुलिस को बताई वो कितनी सच थी और कितनी झूठ, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन पुलिस ने फिलहाल अमिताभ को जाने दिया। तिहरे हत्याकांड की ये कहानी अभी और उलझेगी ब्रेक के बाद। तब तक आप सोचिए कौन है द मास्टरमाइंड। सर, एक खास बात पता चली है। कोई डॉक्टर सतीश है जो इसके प्रियंका के कॉलेज टाइम का फ्रेंड था। इन दोनों की काफी बातें होती थी फेसबुक पर। आप छुपा रहे हैं कि हादसे के वक्त आप भी उसी घर में मौजूद थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आपकी फोन की लोकेशन डिटेल्स ये कह रही है कि मौत के वक्त के आसपास आप वहीं थे। देखिए इन लोगों ने मेरी बीवी का क्या हाल किया। सर, ट्रिपल मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट के मुताबिक सर प्रियंका के साथ रेप नहीं हुआ था, लेकिन उसका कत्ल सर बड़ी ही दरिंदगी के साथ किया गया। What? प्रियंका और अमिताभ में झगड़ा हुआ था? हाँ सर, वारदात से एक रात पहले दोनों में जमकर झगड़ा हुआ था। कभी डॉक्टर सतीश के घर के मसले सुलझाए जा रहे हैं, कभी ममता के घर के मसले सुलझाए जा रहे हैं, कभी तुम्हारा वो अय्याश जीजा, कभी अड़ोसी, कभी पड़ोसी। आखिर तुम चाहती क्या हो? ये कहानी आखिर इस घर में हमारी इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि आपका और आपकी बीवी के बीच रिश्ता नॉर्मल नहीं था। आपने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, बोलिए दी थी कि नहीं?
सर, ट्रिपल मर्डर केस में नई जानकारी हासिल हुई है। हमने प्रियंका के बारे में काफी जानकारी जुटाई, उसकी कॉल डिटेल से लेकर उसकी कॉलेज लाइफ तक सब कुछ। वेरी गुड। क्या पता? सब कुछ। वेरी गुड। क्या पता चला? सर, एक खास बात पता चली है। कोई डॉक्टर सतीश है जो इसके प्रियंका के कॉलेज टाइम का फ्रेंड था। इन दोनों की काफी बातें होती थी फेसबुक पर, और सुनने में ये भी आया है कि जो डॉक्टर सतीश था वो इसको चाहता भी था, और आजकल वो किसी हॉस्पिटल में पोस्टेड है। लेकिन इस केस से इस मामले का क्या लेना देना? सर, जब हमने सतीश को ट्रेस किया तो पता चला कि हादसे वाले दिन उसकी लोकेशन प्रियंका के घर के पास ही थी। आई सी। और वक्त भी तकरीबन वही था, और प्रियंका की मौत से 2-2.5 घंटे पहले। ठीक है, इस सतीश को ट्रेस करो, इसके बारे में सारी जानकारी जुटाओ और इसे थाने आने के लिए करो। ये कड़ी इस केस में अहम साबित हो सकती है। जी सर। ओके। सतीश, डॉक्टर सतीश इस कहानी में एक नए किरदार के तौर पर आया था, लेकिन पुलिस के लिए एक नई उम्मीद बन गया था। पुलिस जान चुकी थी कि वो प्रियंका के कॉलेज के जमाने का दोस्त था, मगर क्या बात इतनी ही थी? बहरहाल जो भी था, अब पुलिस को सब कुछ पता लग जाने वाला था, क्योंकि पुलिस ने डॉक्टर सतीश को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया था। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं जरूरी सर्जरी छोड़कर वक्त निकाल के आपसे मिलने आया हूँ। आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। हम सब साफ साफ ही कह रहे हैं, लेकिन आप साफ साफ जवाब नहीं देते। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी और प्रियंका की बातचीत होती थी कि नहीं? जी हाँ, हमारे बीच बातचीत होती थी। हम पुराने दोस्त थे, एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। शायद इसीलिए प्रियंका की मौत के बाद मुझे सदमा लगा। लेकिन आप ऐसी बात पूछेंगे, मैं नहीं जानता था। जानते तो आप सब हैं डॉक्टर साहब, वो भी जो आप बताना नहीं चाहते। क्या मतलब आपका? आपको लगता है मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ? हाँ, आप बिल्कुल छुपा रहे हैं। आप छुपा रहे हैं कि हादसे के वक्त आप भी उसी घर में मौजूद थे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वहां था? ये आप कैसे कह सकते हैं? हम नहीं, लेकिन ये आपके फोन की लोकेशन डिटेल्स ये कह रही हैं, चीख कर कह रही हैं कि मौत के वक्त के आसपास आप वहीं थे। डॉक्टर सतीश अपनी ही बातों में फंस गया था। पुलिस के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, वो मुकर नहीं सकता था। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने इस केस को पूरी तरह हिला कर रख दिया। वो तमाम थ्योरीज जो पुलिस ने अब तक बनाई थी, इस नए मोड़ पर धराशायी हो गई। सर, ये रेलवे क्रॉसिंग पे एक लाश मिली है। हाँ, सुसाइड का केस लगता है सर। उसकी जेब से एक आई कार्ड निकला है सर। हाँ, सर मरने वाले का नाम गगन है सर। जी हाँ, मैं झूठ बोल रहा था। लेकिन अब आपको सच बताता हूँ, मैं प्रियंका से फोन पे कई दिनों से बातें कर रहा था। बस इसी बीच मुझे सर्जरी के लिए दिल्ली आना पड़ा। अब शहर आया तो मैंने सोचा कि प्रियंका से भी मुलाकात कर लेता हूँ। बस अगले दिन सर्जरी खत्म करने के बाद हॉस्पिटल से मैं सीधा प्रियंका के एड्रेस पे जा पहुंचा। बस उसके बाद मैं हॉस्पिटल आ गया। अगले दिन पता चला कि प्रियंका और उसके दोनों बच्चों का कत्ल हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बेवजह फंस जाऊं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। खैर, अब आप जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दोबारा बुलाएंगे। अब सतीश का सच तो पुलिस जान गई थी, लेकिन पुलिस अब तक उस खबर से अनजान थी जो उसके होश उड़ाने के लिए काफी थी। सहारनपुर में प्रियंका के जीजा गगन ने संदिग्ध हालत में आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि पुलिस गगन को ट्रैक कर रही थी, इसीलिए ये खबर मिलने में उसे देर नहीं लगी। सर वो सहारनपुर वाला गगन जिसके बारे में आपने पता करने को कहा था, हाँ,
कुछ पता चला उसके बारे में? आज सर हमारे कुछ लोग उसे ट्रेस कर रहे थे और उन्होंने जानकारी दी है कि उसने रेलवे ट्रैक के पास खुदकुशी कर ली। हाँ सर, और हबीबपुर रेलवे ट्रैक के पास उसकी लाश मिली है। अरे शो, ये सुसाइड ही है? सर इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सहारनपुर पुलिस अभी जांच कर रही है इसके बारे में। गगन की मौत एकदम अचानक। तफ्तीश की सांधी में पुलिस को दो खबरें हिला देने वाली मिली। पहली तो ये कि गगन की सहारनपुर में ट्रेन की पटरी पर कटने से मौत हो गई है, और दूसरी ये कि विकासपुरी में जब तिहरा हत्याकांड हो रहा था तो उस वक्त गगन के मोबाइल फोन की लोकेशन उस घर के पास मौजूद थी। ये तो साफ हो चुका था कि गगन का इस तिहरे हत्याकांड से कोई ना कोई रिश्ता जरूर था, लेकिन सवाल तो ये भी था कि कहीं गगन की मौत भी दिल्ली में हुए उस तिहरे हत्याकांड की अगली कड़ी तो नहीं है। डीसीपी की मदद से एक सपोर्ट टीम भी सहारनपुर के लिए रवाना हो गई। मेरे साहब ये सहारनपुर है, यहाँ ऐसे ऐसे साथी लोग भरे पड़े जो आंखों में से काजल निकाल ले और पता नहीं चलता। सहारनपुर में गगन की मौत का केस इंस्पेक्टर त्यागी को सौंपा गया। इंस्पेक्टर त्यागी एक तेज तर्रार अफसर था जिसने हाल ही में ऐसे कई केस सुलझा लिए थे। फिर बात कर लेंगे। ओके। अरे विजय। यस सर। वो गगन सुसाइड केस का क्या हुआ? सर हमने पता लगाया था लेकिन खुदकुशी की कोई वजह सामने नहीं आई। सर उसकी घरवाली से भी पूछताछ करी थी तो लगता नहीं कि कोई ऐसी कोई मजबूरी होगी। सर ना तो कोई झगड़ा था, ना ही कोई कर्ज वर्ज का मामला था। एक बात सर जांच में पता चली है कि वो काफी आशिक मिजाज आदमी था। अरे जब कोई वजह नहीं थी तो फिर खुदकुशी क्यों करना है? सर इस बारे में तो अंजलि बता सकती है। कौन अंजलि? सर अंजलि उसकी माशूका थी और वो लोग काफी वक्त एक साथ बिताया करते थे, और हदें तो तब हो गई सर जब दोनों के चक्कर के बारे में सारे इलाके को पता चल गया। कहाँ रखी है अंजलि? 3 कत्ल के बाद एक सस्पेक्ट का आत्महत्या कर देना बहुत ही अजीब बात है। अब तो सिर्फ गगन की माशूका थी जो पुलिस को कुछ बता सकती थी, जानकारी दे सकती थी, तो शर्त दो कि उसको इसके बारे में कुछ जानकारी हो। कत्ल की रात उस घर में क्या कुछ हुआ था, ये बात गगन चाहता तो पुलिस को बता सकता था, मगर अब वो बताने के लिए जिंदा नहीं था। पुलिस एक अंधे मोड़ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी अंजलि नाम के इस किरदार ने आकर पुलिस की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। अंजलि गगन की गर्लफ्रेंड थी और पुलिस को उम्मीद थी कि गगन ने उसे जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा। यही सोचकर पुलिस ने अंजलि को थाने बुलवा लिया। पिछले काफी दिनों से वो बहुत परेशान से रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझसे मिलना जुलना भी बहुत कम कर दिया था, और जब भी मिलते थे बहुत गुमसुम से रहते थे। तुम तो उन्हें पहले से जानती थी, तुमने पूछा नहीं उनसे? जी मैंने उनसे पूछा था पर कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों गुमसुम रहते थे? जी ऐसे ठीक ठीक तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे बताया था कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसका बोझ वो उठा ही नहीं पा रहे। यहाँ तक कि वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और बेचारे सो भी नहीं पाते थे। बस इतना ही बताया। ये बदलाव उसमें कब से दिखा तुमको? सर ऐसे तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जब दिल्ली में उनकी रिश्तेदारी में 3 कत्ल हुए तब से वो काफी परेशान थे। इनफैक्ट मैंने उनसे कहा था कि उन्हें जाना चाहिए, लेकिन वो गए नहीं। वो कहने लगे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब से वो काफी परेशान रहने लगे। तुम्हें क्या लगता है क्या गलती रही होगी? सर ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। वैसे दिल्ली आने के बाद से उसके हाव भाव कैसे थे? सर हाव भाव तो नॉर्मल थे। जब मैंने उनसे अभी तो तुमने कहा कि वो दिल्ली जाएंगे। इनफैक्ट मैंने उनसे कहा था कि उन्हें जाना चाहिए, लेकिन वो गए नहीं। जांच एजेंसी इस तरीके की पूछताछ को ऑब्वियस इंटेरोगेशन कहता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो अपराधी से बड़ी जल्दी जल्दी पुलिस सवाल करती है। जो अपराधी है वो ये उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि क्या छुपाना है और क्या बताना है। तो भला इसी में है
सब कुछ सच सच बता दूंगा। दरअसल वो काफी परेशान रहते थे, बहुत खामोश रहते थे। और फिर एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई और बस चंद मिनट और फिर आपके सामने आ जाएगा इस तिहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन, मिल गया टाइम जनाब को। गगन, मिल गया टाइम जनाब को। क्या बात, परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। पर लग तो नहीं रहा कि सब ठीक है। नहीं यार, कुछ नहीं। गगन, मैं आपका चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि आपके दिल में क्या है। आप परेशान हैं, जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे अपनी मानते हैं तो छुपाइए मत, बताइए क्या हुआ है। गगन, आपकी खामोशी मेरी जान ले लेगी। जान ही तो ले ली मैंने। क्या? वो दिल्ली में जो 3 मर्डर हुए वो मैंने ही किए। मैं गुस्से में पागल हो गया था। अंजलि, पता नहीं कौन सा जुनून तेरे सर पे सवार हो गया था, तेरी समझ में नहीं आया। 3 लोगों को मार दिया मैंने, 2 मासूम बच्चों का भी कत्ल कर दिया मैंने। अंजलि, मेरी समझ में नहीं आया। मैं नहीं करना चाहता था अंजलि, मैं सच में नहीं करना चाहता था। तेरी समझ में नहीं आया मैंने क्या कर दिया ये। उस प्रियंका ने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी थी। बार बार मुझे फोन करके जलील करती थी। और तो और हर महीने मेरे घर पहुंच जाती थी मेरी बीवी को भड़काने के लिए। मैंने सोच लिया कुछ दिन तो हद ही कर दी। उसने मुझे पुलिस की धमकी दे दी। बस मेरे सर पे खून सवार हो गया। मैंने सोचा जब तक मैं इस प्रियंका को खत्म नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। बस यही सोचकर अंजलि, मैं दिल्ली चला। गगन, तुम यहाँ? प्रियंका जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब बात करने को बाकी क्या रह गया है? तुमसे जो भी बात करनी है ना, वो पुलिस करेगी। देखिए प्रियंका जी, ये हमारे घर के आपसी मसले हैं, इसे हम खुद ही सुलझा ले तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो बस सिर्फ ये कहना चाह रहा था। ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है अंदर आके कहो। जी। ये प्रियंका जी, मेरे और ममता के में जो भी परेशानी चल रही है, आप उसको समझने की कोशिश करो। हम सुलझा लेंगे किसी तरह से। तुम कैसे सुलझा लोगे? कैसे सुलझा लोगे तुम? तुम्हें जो भी कहना सुनना था, तुम्हें जो भी करना था, तुम सब कर चुके हो। मेरी बात तो सुनो, कोशिश तो कर रहे हैं। जहन्नुम बना के रख दिया तुमने, उसका जीना हराम करके रख दिया है। तुम्हें क्या लगता है वो भोली भाली तो तुम उसके साथ कुछ भी करोगे? उसकी बहन अभी जिंदा है और वो अकेली नहीं है। मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाती रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें पुलिस में ही क्यों न भेजना पड़े। सुन ली मैंने पूरी। अब बहुत चपड़ लेकिन आज मैं तेरी ये पूछी
सब शायद उन्होंने जुनून में आकर कर दिया। उन्हें सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि बच्चों की मौत हो गई। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, वो बच्चों को मारना भी नहीं चाहते थे, लेकिन शायद बच्चों ने उन्हें कत्ल करते हुए देख लिया था, इसलिए उन्होंने बच्चों को भी मार दिया। शायद इसी घर की वजह से उन्होंने सुसाइड कर दिया। देखो मैडम, उसने तो जो किया सो किया, लेकिन तुमने पुलिस से झूठ बोला है। कानून की नजर में गुनाह है ये, तुमको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ठीक वैसे जैसे वारदात कभी भी कहीं भी और किसी के भी साथ हो सकती है, कभी भी कहीं भी कोई भी कातिल बन सकता है। कई बार ऐसा होता है जब रिश्तों के नाजुक धागे जरा से तनाव को सह नहीं पाते और वो बदरंग शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, ठीक वैसे जैसे इस मामले में हुआ। तो आप रहिएगा सावधान। फिलहाल द मास्टरमाइंड की टीम को दीजिए इजाजत। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी और एक नए मास्टरमाइंड के साथ। नमस्कार।